नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कारगिल दिवस आज। उत्तराखंड के 75 जाबाजों ने किया था अपना सर्वस्व न्यौछावर। 37 को मिले थे वीरता पदक। कोरोना के साथ डेंगू की रोकथाम के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीएम से की बात। कई अहम मसलों पर हुई चर्चा। केदारनाथ यात्रा के पड़ाव पर अव्यवस्थाओं का बोलबाला। भारी राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों को उठानी पड़ेगी दिक्कतें। यात्रा पड़ाव में चाय और पानी की नहीं है दुकान। त्रिवेंद्र सरकार का बड़ा फैसला। हर की पैड़ी से होकर बहने वाली गंगा की नहर को देवधारा घोषित करेगी सरकार। देश भर के तीर्थयात्रियों के लिए खुली चारधाम यात्रा। साथ रखनी होगी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट। आरटीपीसीआर की जांच रिपोर्ट जारी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की पाखरो रेंज में बनेगी झील। पर्यटक उठा सकेंगे बोटिंग का लुत्फ। बेहतर पर्यटन जोन बनाने की कवायद शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और करगिल युद्ध को 21 साल बीत गए। इन 2 दशकों में हमारे देश ने कई उतार चढ़ाव देखे। चीन की चाल हो या पाकिस्तान का दोगलापन, इन 2 दशकों में भारत के अंदर कई बदलाव आए। करगिल युद्ध को बीत गए 21 साल। सैनिकों की वीर गाथा पर देती है जोश। पहाड़ों पर बैठे दुश्मनों को जमीन से मारा। दुर्गम रास्तों से पहुंचे दुश्मन के पास। चुन चुन कर पाकिस्तानियों को वापस खदेड़ा। करगिल युद्ध को 21 साल बीत गए। इन 2 दशकों में हमारे देश ने कई उतार चढ़ाव देखे। चीन की चाल हो या पाकिस्तान का दोगलापन, इन 2 दशकों में भारत के अंदर कई बदलाव आए। भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में करगिल में हुए सशस्त्र संघर्ष को हम देशवासी ऑपरेशन विजय के नाम से भी जानते हैं। पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार कर भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। इसका सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और सभी पाकिस्तानियों को वापस खदेड़ दिया। पाकिस्तान ने दावा किया कि लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों और पाकिस्तानी नेताओं के बयान से साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना प्रत्यक्ष रूप में इस युद्ध में शामिल थी। लगभग 30,000 भारतीय सैनिक इस युद्ध में शामिल थे, जिन्होंने 5,000 से ज्यादा घुसपैठियों को खदेड़ दिया था। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाली जगहों पर हमला किया और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से पाकिस्तान को सीमा पार वापस जाने को मजबूर किया। यह युद्ध ऊंचाई वाले इलाकों पर हुआ, जिसमें हमारी सेना को लड़ने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। परमाणु बम बनाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ ये पहला सशस्त्र संघर्ष था। भारत ने करगिल युद्ध जीता और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। करगिल के युद्ध का हिस्सा बने वीरों की कहानी। बायां हाथ गवाकर लिया दुश्मनों से लोहा। 18 गढ़वाल राइफल्स में तैनात रहे एक सैनिक के मुताबिक कारगिल युद्ध के दौरान जब वो दराल सेक्टर में तैनात थे, तब 13 जून को ट्रोलिंग पहाड़ी पर कब्जे के दौरान उनके ऊपर मोर्टार बम गिरा। इस घटना में उनका बायां हाथ उड़ गया और पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। सैनिकों की माने तो उस समय हमारी सेना ने पाकिस्तान फौजियों की 2 चौकियां घेर रखी थी। पहाड़ियों वाले रास्ते में लगभग 14 किलोमीटर की दूरी तय कर जवान घायल सिपाहियों को अस्पताल लेकर पहुंचे। मोर्चे पर तैनात जवानों को पहुंचाया गोला बारूद। करगिल युद्ध के दौरान दुर्गम रास्तों से होते हुए हमारे जवानों ने अपने साथियों को गोला बारूद पहुंचाए और पाकिस्तानियों को उनकी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया। कभी रातों रात हेलीकॉप्टर द्वारा दुर्गम स्थानों पर गोला बारूद भेजा जाता, तो कभी दिन में ही सड़क मार्ग से लड़ने का सामान सैनिकों तक पहुंचता। कुल मिलाकर अगर कहें तो करगिल युद्ध आसान नहीं था, लेकिन हमारे जवानों के हौसले और उनकी ताकत ने पहाड़ों पर बैठे दुश्मनों को भी नहीं छोड़ा। चुन चुन कर हमारे जवानों ने देश के दुश्मनों को मारा और पाकिस्तान से आए दुश्मनों को वापस खदेड़ दिया। इस युद्ध में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी कुछ झेलना पड़ा, जिससे मजबूर होकर वो पीछे हटा और अपनी हार को स्वीकार किया।
हमारे जवानों की वीर गाथा को जितना बखान किया जाए उतना कम है। उनकी गाथा सुनते ही शरीर के अंदर का जोश महसूस किया जा सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। और करगिल विजय दिवस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गांधी पार्क में शहीद स्मारक पर करगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने भारतीय सेना के आत्मसाहस और शौर्य को नमन करते हुए कहा कि उत्तराखंड में सैनिकों की वीरता और बलिदान की लंबी परंपरा रही है। देश की आजादी से पहले, आजादी के बाद उत्तराखंड के वीर सपूतों ने देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। करगिल युद्ध में बड़ी संख्या में उत्तराखंड के सपूतों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस युद्ध में वीर भूमि उत्तराखंड के 37 जवानों को वीरता पदक मिले। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश की वीर माताओं का स्मरण भी किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने करगिल युद्ध में जिस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में वीरता का परिचय देते हुए घुसपैठियों को सीमा से खदेड़ा, उससे पूरे विश्व ने भारतीय सेना का लोहा माना। करगिल युद्ध में देश की सीमाओं की रक्षा के लिए वीर सैनिकों के बलिदान को राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। जुलाई को करगिल विजय के 21 वर्ष पूरे होंगे और करगिल विजय के लिए हमारे 75 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया। ये उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि जब भी देश को सैनिकों की जरूरत हुई, शहादत की जरूरत हुई, तो उत्तराखंड ने उसमें अपनी भूमिका अग्रिम रूप से निभाई। करगिल का युद्ध ये सामान्य युद्ध नहीं था, ये असामान्य था, अभूतपूर्व था। शत्रु हजारों फीट की ऊंचाई पर था और हम नीचे थे। ये लड़ाई ऐतिहासिक लड़ाई थी। ऐसी लड़ाई न पहले लड़ी गई, न भविष्य में इस तरह की लड़ाई की संभावनाएं लगती हैं। ऐसे में हमारे सैनिकों ने जो बलिदान दिया, मैं उन सभी बलिदानियों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। उनकी जो वीरांगनाएं हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तराखंड सरकार सदैव अपने सैनिकों के साथ खड़ी है। ये मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं। मैं यह भी बताना चाहता हूं, उत्तराखंड राज्य पहला राज्य है जिन्होंने शहीद सैनिकों के परिजनों को, उनके जो आश्रित हैं, उनको सरकारी नौकरी देने का काम किया है। दिवस कोविड-19 लॉकडाउन के चलते सादगी से मनाए गए। नैनीताल रोड स्थित शहीद पार्क में संक्षिप्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मीणा, अपर जिला अधिकारी SS चंगपांगी और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन नारिस धपोला ने शहीद स्तंभ पर पुष्प अर्पित किए और श्रद्धांजलि और मातमी धुन भी बजाई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन कर कारगिल शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी विवेक रॉय और पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पराशर, उप निदेशक सूचना योगेश मिश्रा मौजूद रहे। करगिल दिवस के मौके पर डोईवाला के कालूवाला क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य टीना चौधरी ने 2 शहीद स्मारकों का लोकार्पण किया, जो कि टीना चौधरी द्वारा अपनी जिला पंचायत निधि से बनाए गए हैं। जिसमें पहला शहीद स्मारक नरेंद्र सिंह धमादा के नाम पर है, जो कि मणिपुर में आसाम राइफल में लड़ते हुए शहीद हुए थे, और दूसरा स्मारक मनोज नेगी के नाम से, जो कि कश्मीर कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। इस दौरान कारगिल के शहीदों और देश के लिए शहादत देने वाले जवानों की शहादत को भी याद किया गया। शहीदों के परिजनों को भी इस दौरान सम्मानित कर उनका हौसला अफजाई की गई, जिससे कि वे देश की रक्षा के लिए अपने सपूतों को इसी प्रकार से सेना में भेजकर गर्व महसूस करें।
आएंगे जाने कहाँ। सम्मान में या उनकी याद में कहीं पे भी कोई कार्य किया जाए उसका वो एक अच्छा संदेश होता है और कम से कम आज जो परिवार जिन्होंने कुछ खोया है आज उनको ये लग रहा है कि नहीं कम से कम हमारे परिवार के सदस्य हमारे बीच में नहीं लेकिन उनकी याद में कुछ ना कुछ इस क्षेत्र में बना है। तो मैं इसके लिए जो हमारी जिला पंचायत की सदस्य हैं यहाँ से टीना जी उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक छोटी से पहल तो करी है जिससे कि एक हमारे शहीदों को सम्मान दिया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना, जिसके बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का संबोधन हमें राष्ट्र हित में काम करने की प्रेरणा देता है। आज कारगिल विजय दिवस भी है। हमारे सैनिकों की असाधारण वीरता और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। हमें अपनी युवा पीढ़ी को कारगिल विजय से जुड़े हमारे सैनिकों की वीरता और त्याग की कहानियों के बारे में बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना संक्रमण को लेकर भी पूरी सावधानी रखनी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी देश को आवश्यकता पड़ी उत्तराखंड के जवानों ने, हमारे सैनिकों ने अगली पंक्ति में खड़े होकर के और देश की रक्षा का जिम्मा उठाया। आज़ादी के बाद देश के पहले परम वीर चक्र जिनको मिला मेजर शर्मा वो उत्तराखंड के। कारगिल युद्ध में 75 हमारे सैनिकों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, देश के मान सम्मान के लिए अपना बलिदान दिया है। 37 सैनिक हमारे उसमें सम्मानित भी थे, उनको अनेक अवार्ड। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड-19 और डेंगू की रोकथाम को लेकर सचिवालय में अधिकारियों के संग बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी जिले के जिलाधिकारी और शासन स्तर के उच्च अधिकारी समेत स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ कोरोना और डेंगू की रोकथाम पर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड टेस्टिंग तेजी से बढ़ाई जाए और कोविड अस्पतालों में प्रत्येक बेड के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की जाए। औद्योगिक संस्थानों में पूरे सुरक्षात्मक उपाय किए जाएं। सोशल मीडिया पर गलत अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी यात्रा की गलत जानकारी देने के वाले के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। हाँ, कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि लोग गलत बताते हैं कि उनको कहाँ जाना है, वो कहाँ से आ रहे हैं। और एक केस ऐसा भी आया कि जो क्वारंटीन में जिनको रखा गया था और वो वहाँ से कहीं निकल गए। एक केस आया है मात्र इस एक हफ्ते में, और इसलिए सर्विलांस को और एक्टिव करने को कहा गया है। और पौड़ी गलवाल के कोटेदार में उच्च शिक्षा की तकनीक से जोड़ने और उसे और मजबूत बनाने के लिए राजकीय महाविद्यालय के विज्ञान संकाय भवन का लोकार्पण किया गया। इस दौरान मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने संयुक्त रूप से भवन का लोकार्पण किया। भवन की कुल लागत 441.77 लाख रुपए है। इसके साथ ही विद्यालय में लिफ्ट का उद्घाटन भी किया। उत्तराखंड में सरकार ने बाहरी राज्यों में चारधाम आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति दे दी है। चारधाम देवस्थानम बोर्ड के सीईओ रविनाथ रमन ने चारधाम यात्रा के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें अन्य राज्यों से आ रहे श्रद्धालुओं भी चारधाम यात्रा की सशर्त दर्शन कर सकेंगे। उत्तराखंड सरकार द्वारा चारधाम के लिए जारी इस एसओपी के तहत बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को 72 घंटे पहले कोविड टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लानी होगी। साथ ही देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर उन्हें अपनी आईडी और रिपोर्ट को रजिस्टर्ड करना होगा, जिसके बाद उन्हें चारधाम यात्रा के लिए पास जारी किया जाएगा।
वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों को अपने साथ कोविड-19 की टेस्ट की ओरिजिनल रिपोर्ट और आईडी साथ रखनी होगी, जिसके बाद राज्य में प्रवेश के समय इनके पास और डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा। पता है वो पते पे उन्होंने अपना क्वारंटाइन पूरा अवधि अपनी पूरी कर ली है, तो फोटो आईडी इस तरह के पते का प्रूफ और जो पास है, पास की कॉपी के साथ में वो जा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ये डॉक्यूमेंट्स यात्रा के दौरान हर वक्त अपने साथ ये डॉक्यूमेंट्स रखना अनिवार्य होगा। तो इस संबंध में आज इसमें नए जो ये SOPs है जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 1 जुलाई से जारी है। अनलॉक 2 के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार पहले ही चारधाम यात्रा को शुरू कर चुकी है, लेकिन मानसून सीजन के दौरान चारधाम में यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई। नए नियम के मुताबिक दर्शन में लोगों की भीड़ न लगे, इसके लिए टोकन सिस्टम की शुरुआत की गई है। देवस्थानम बोर्ड के CEO रविंद्रनाथ रमन ने ये भी कहा है कि देश भर से चारधाम दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के फोन आ रहे हैं, जो हर साल दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में यात्रियों की डिमांड पर सरकार ने ये निर्णय लिया है। सारी व्यवस्थाएं वो एज इट इज रहेंगी, वो सब में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। जो पिछले हमारे SOP में वो ये उसके एडिशन में है। ये केवल हमने जो राज्य के बाहर के श्रद्धालु है, कई श्रद्धालुओं से हमें बार बार संपर्क कर रहे हैं और वो भी अपना इच्छा प्रकट कर रहे हैं। ऐसे कई श्रद्धालुओं ने हमें संपर्क किया है जो कई वर्षों से यहाँ पर प्रत्येक वर्ष आते हैं। तो एक तरह की उनकी मन्नत भी है कि वो प्रत्येक वर्ष इतने सालों तक वो करेंगे। तो उस सब जो लोगों की अपनी भावनाएं हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी हमारा राज्य का SOP इसको अलाउ कर रहा है, तो उसी के क्रम में निर्णय लिया है। उत्तराखंड में चलने वाली चारधाम यात्रा को प्रदेश की आर्थिक रीढ़ माना जाता है। प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू होने से इस यात्रा से जुड़े लोगों के सामने रोजगार के अवसर खुल जाते हैं। टैक्सी चलाने वाले, यात्रा मार्ग पर स्थित होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, प्रसाद बनाने, बेचने, खच्चर घोड़े वाले बड़ी उम्मीदों से श्रद्धालुओं की राह ताकते हैं। देहरादून से के न्यूज के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। All India ISC Class 12 topper Sumit Kumar Tripathi of CMS Gomti Nagar Campus 1, who secured 99.75%, was awarded rupees 2 lakhs as prize by CMS. Online classes in CMS will continue till the government reopens schools. Prescribed syllabus, book list and timetable are available on www.cmseducation.org. Admissions open in CMS for nursery to class 11th. Contact concerned CMS campus or helpline number 95102005. राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो कारगिल दिवस के उपलक्ष्य पे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कुछ कहा, हम आपको दिखाते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, नमस्कार। कल 26 जुलाई को कारगिल विजय के 21 वर्ष पूरे होंगे और कारगिल विजय के लिए हमारे 75 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया। ये उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि जब भी देश को सैनिकों की जरूरत हुई, शहादत की जरूरत हुई, तो उत्तराखंड ने उसमें अपनी भूमिका अग्रिम रूप से निभाई। कारगिल का युद्ध ये सामान्य युद्ध नहीं था, ये असामान्य था, अभूतपूर्व था। शत्रु हजारों फीट की ऊंचाई पर था और हम नीचे थे। ये लड़ाई ऐतिहासिक लड़ाई थी। ऐसी लड़ाई न पहले लड़ी गई, न भविष्य में इस तरह की लड़ाई की संभावनाएं लगती हैं। ऐसे में
हमारे सैनिकों ने जो बलिदान दिया, मैं उन सभी बलिदानियों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। उनकी जो वीरांगनाएं हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तराखंड सरकार सदैव अपने सैनिकों के साथ खड़ी है। ये मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं। मैं यह भी बताना चाहता हूं, उत्तराखंड राज्य पहला राज्य है जिन्होंने शहीद सैनिकों के परिजनों को, उनके जो आश्रित हैं, उनको सरकारी नौकरी देने का काम किया है। जो धनराशि दी जाती है, हमारा स्पष्ट मानना है कि राशि चाहे कितनी अधिक हो, एक समय सीमा के अंतर्गत तो फिर समाप्त हो जाती है, और इसलिए उनके आश्रित को सरकार की तरफ से सरकारी नौकरी का प्रावधान किया गया। इसी तरह से जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, उनके जो आश्रित हैं, उसके लिए भी इसी तरह का प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान इन 3 वर्षों में हमने किया है। इन 3 वर्षों में लगभग 4000 सैनिक, उन पर हमने सम्मान के रूप में 31 करोड़ रुपया सम्मान राशि के रूप में उनके परिजनों को दिया गया है। मैं तमाम उन सैनिकों को, उनके आश्रितों को एक बार फिर आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार उनके साथ में है, हम सदैव उनके साथ खड़े होंगे। इसी तरह से जो द्वितीय विश्व युद्ध के पेंशनधारी थे, उनको मात्र 4000 रुपया पेंशन मासिक रूप से दी जाती थी। हमने उसको बढ़ा करके 8000 रुपया किया। हमारे जो सम्मानित, जिनको मेडल प्राप्त जो हमारे सेनानी हैं, उनकी राशि भी हमने अभूतपूर्व रूप से बढ़ाई है। मैं आपको बता दूं कि जिन सैनिकों को विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत किया गया, उनकी जो अनुमन्य राशि थी, उनको 15,000 रुपए से बढ़ा करके और 2 लाख रुपए किया गया। अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त उनको 7,000 रुपए मिलता था, जिनको बढ़ा करके 1,50,000 रुपए किया गया। सेना मेडल पर राशि पहले अनुमन्य नहीं थी, अब इसके लिए 1 लाख रुपए की राशि अनुमन्य की गई है। इसी प्रकार विशिष्ट सेवा मेडल में एक मुफ्त जो अनुमन्य राशि को 3,000 रुपए से बढ़ा करके और 75,000 रुपया किया गया। ये हमारी अपने सैनिकों के प्रति, उनके आश्रितों के प्रति हमारी जो सद्भावनाएं हैं, उसको प्रकट करती है। और इसके मित्रों, मैं अपने तमाम जो हमारे सैनिक भाई हैं, हमने इसके लिए देहरादून में एक जो डिसेबल्ड हमारे सैनिक होते हैं, उनके बच्चों के लिए लैंसडाउन में एक विद्यालय था। वहाँ पर अच्छी शिक्षा के अभाव के कारण हमने देहरादून में उसके लिए एक हॉस्टल बनाया। सेना को हमने उसके लिए 2 करोड़ रुपया दिया गया। आज उन बच्चों की चॉइस है, उनके पास अनेक विद्यालय हैं, वो अपने योग्यता के अनुसार उन विद्यालयों में पढ़ सकते हैं। यही नहीं, हमने उनके बच्चों के लिए, जो बच्चे कंप्यूटर ट्रेनिंग करना चाहते हैं, देहरादून और उधम सिंह नगर में उसके लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग का भी हम लोगों ने उनके लिए व्यवस्था की। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने होम स्टे नीति हम लाए, पिरूल से बिजली बनाने की नीति हम लाए, सौर ऊर्जा की नीति हम लाए हैं। उसमें भी हमारे जो सैनिक परिवार हैं, वो भी उसमें सहभागी हो सकते हैं, उन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। मैं तमाम अपने सैनिक भाइयों को आज करगिल विजय दिवस के अवसर पर, जिसे शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, उनको पुनः उन सैनिकों का स्मरण करते हैं। इसके साथ ही मैं स्मरण करना चाहूँगा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने सैनिकों के लिए जो सम्मान उन्हें दिया, सैनिकों के जो पार्थिव देह होती थी, जो शहीद हो जाते थे सीमाओं पर, उनको घर तक पहुंचाने का। और यही नहीं,
उनके सम्मान में आज हम देखते हैं कि हजारों भीड़ उमड़ पड़ती है। आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो अब हमारे बीच में देह रूप में नहीं है, उनको भी आज हम स्मरण करते हैं, उनको भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप सुन रहे थे, जहां पर शहीदों को वो नमन कर रहे थे, उनकी शहादत को सलाम कर रहे थे। फिलहाल हमारा उत्तराखंड में इतना ही, और आगे देखिए सुअ बोलेगा। नमस्कार।